हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के अनुसार यूनिट 1.2 है, इसको सोल्व करेंगे। मार्गी, देशी और राग, इन सब के बारे में जो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और इससे पहले 1.1 जो है मैं सोल्व करवा चुकी हूँ। आप ये वीडियो जो है 1.1 और जो 11th क्लास का सिलेबस है ये आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सीबीएसई 11th म्यूज़िक वोकल के नाम से आपको प्लेलिस्ट जो है दिखाई देगी। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्गी संगीत के बारे में। तो इस संगीत को केवल जो है गंधर्व ही गाया करते थे, या फिर हम कह सकते हैं इस संगीत का जो प्रयोग है ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता था। एक ही बात है, तो इसलिए इसको गंधर्व संगीत भी कहा जाता था। मार्गी संगीत को गंधर्व संगीत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका जो प्रयोग है गंधर्व यानी कि देवी देवता किया करते थे। तो यह शब्द जो है प्रधान संगीत था तथा इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था मोक्ष प्राप्त करना। मार्गी संगीत अनेक कठोर नियमों से बद्ध था। मार्गी संगीत में कठोर नियम होते थे, उन्हीं नियमों के अंदर ही उसको मार्गी संगीत को गाना पड़ता था तथा इसमें गायक को स्वतंत्रता जो है प्राप्त नहीं थी। जैसे आजकल हम बात करें शास्त्रीय संगीत की, तो शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, जो नियम है कठोरता से वहाँ पे हमें पालन करना पड़ता है नियमों का। जैसे कोई राग अगर 3 ताल में गाया जा रहा है तो सेम हमें उसी राग को 3 ताल में गाना होता है। अगर यही हम बात करें सुगम संगीत की, तो सुगम संगीत में जो है तालों का बंधन नहीं होता, हम अपनी मर्जी से किसी भी ताल का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मार्गी संगीत भी जो है नियमों से बद्ध है संगीत। ये नियम में बंधा हुआ संगीत है ये, और काफ़ी कठोर संगीत माना गया था ये। मार्गी संगीत वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, अब इसका कोई भी जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता। नेक्स्ट पढ़ते हैं देशी संगीत के बारे में। तो देशी संगीत का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मनोरंजन, मतलब इसका मेन मोटिव मनोरंजन ही है। कुछ विद्वानों का मत है कि मार्गी संगीत में परिवर्तन करके ही देशी संगीत की उत्पत्ति हुई, यानी कि मार्गी संगीत में ही कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ चेंजेस किए गए और देशी संगीत की जो उत्पत्ति हुई, देशी संगीत जो है ऐसे ही उत्पन्न हुआ। चूँकि देशी संगीत का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है, इसलिए इसमें समय समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे। कैसे? हमारा आधुनिक संगीत भी जो है देशी संगीत के अंतर्गत आता है। प्राचीन समय में देशी संगीत को गान कहा जाता था। तो ध्यान से सुन ले कि देशी संगीत को क्या कहा जाता था, गान, और मार्गी संगीत को गंधर्व संगीत के नाम से जाना जाता था। अब इसकी डेफिनेशन है, जन रुचि पर आधारित होने के कारण प्रत्येक प्रांत में इसका जो रूप है अलग अलग है। लोगों की रुचि पर आधारित था ये संगीत, तो इस कारण से प्रत्येक प्रांत यानी कि राज्य में कह सकते हैं इसका रूप जो है अलग अलग तरीके से था। इस संगीत के नियम जो है मार्गी संगीत की तरह कड़े नहीं हैं। यहाँ पे कठोरता से जो है नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोगों की रुचियों पर आधारित था ये संगीत। और इसमें स्वतंत्रता भी अधिक है। इसमें जो कलाकार है अपनी मर्जी से स्वर ताल का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो देशी संगीत को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है निबद्ध गान और दूसरा है अनिबद्ध गान। निबद्ध गान क्या होता है? निबद्ध गान ऐसा संगीत जो ताल में बंधा होता है वो आपका निबद्ध गान कहलाता है। और अनिबद्ध गान आपका वो होता है ऐसा संगीत जो ताल में ना बंधा हो। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो आप आलाप का। अनिबद्ध गान में हम जैसे गाते हैं ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, तो ये सब आपका किस में आता है? निबद्ध गान में आता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं राग की। राग शब्द की जो उत्पत्ति है वो रंज धातु से हुई है, और जिसका अर्थ है प्रसन्न करना या फिर खुश करना। तो आगे संगीत रत्नाकर में राग की जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार से है। ठीक है, और संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है पंडित शारंग देव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो ये भी कह सकते हैं कि पंडित शारंग देव के द्वारा जो है राग की परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है। तो मेन जो राग की परिभाषा है पढ़ते हैं। वह संगीत में ध्वनि जो स्वर और वर्ण से विभूषित हो और मानव के मन को प्रसन्नता की अनुभूति कराए उसे राग कहते हैं। डेफिनेशन अगेन देखिए। वह संगीत में ध्वनि, ऐसी संगीत में ध्वनि जिसका संगीत में प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके स्वर भी होते हैं और वर्ण। देखो वर्ण क्या होते हैं, सबसे मेन बात है कि वर्ण क्या चीज़ है।
जो स्वरों का उतार चढ़ाव ठहराव होता है, इन सबको जो है वर्ण कहा गया। ठीक है, और राग में क्या होगा, स्वर होंगे और वर्ण होगा, और मानव के मन को क्या प्रसन्नता मिलनी चाहिए, तो वो आपकी क्या कहलाई, राग कहलाई। राग के नियम होते हैं, राग के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 5 या 6 पॉइंट ही जो है डिफाइन करूँगी, क्योंकि आपको सिर्फ 2 नंबर में ही लिखना आता है कि राग की डेफिनेशन, आप अपनी मर्जी से इसको शॉर्ट और भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो राग में मधुरता और कर्णप्रियता होनी चाहिए। कर्णप्रियता यानी कि कानों को अच्छा लगे। प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से ही उत्पन्न होता है। कोई भी राग आपका किसी न किसी थाट से ही उत्पन्न होगा, ये श्योर है। आपके टोटल 10 थाट माने गए, तो कोई भी आप राग ले सकते हैं, वो किसी न किसी थाट से ही उत्पन्न होगा, और रागों का पिता भी थाट को ही कहा जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, राग में कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। राग में कम से कम जो है 5 स्वर का प्रयोग किया जाता है और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि राग में 4 स्वर हों, कम से कम 5 ही स्वर का प्रयोग होना चाहिए और अधिक से अधिक 7। अगर किसी राग में 5 स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, इट मीन्स वो ओढ़व जाति का राग होगा, और 7 स्वर का प्रयोग किया जा रहा है यानी संपूर्ण जाति का राग होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रत्येक राग में आरोह, अवरोह और पकड़ होती है। हर राग में ही आरोह भी होता है, अवरोह भी होती है और पकड़ भी होती है। पकड़ क्या होता है, स्वरों का ऐसा समूह होता है जिसे राग की पहचान हो जाती है। और 7 स्वर प्रत्येक राग का आधार स्वर है। 7 स्वर जो है हर राग का, हर गाने का एक आधार स्वर होता है, और 7 स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। 7 स्वर जो है कभी भी वर्जित नहीं हो सकता। आगे है, राग में लगने वाले स्वरों से राग की जाति जो है निश्चित होती है। राग में कितने स्वर लग रहे हैं, इसी से ही जो राग की जातियां हैं वो निश्चित होती है। इसी आधार पर राग की जो है 3 जातियां मानी गई हैं। राग की कुल कितनी जातियां हैं, 3 जातियां कौन सी हैं, ओढ़व, शाढ़व और संपूर्ण। ओढ़व में क्या होता है, जब किसी राग में सिर्फ 5 ही स्वर का प्रयोग किया जा रहा हो, यानी कि 2 स्वर वर्जित हो। टोटल आपके 7 स्वर हैं, तो उसमें से क्या है कि अगर 5 स्वर प्रयोग हो रहे हैं और 2 आपके वर्जित है, यानी कि उसका प्रयोग नहीं हो रहा, तो वो ओढ़व जाति का राग कहलाया। इसके बाद है शाढ़व। शाढ़व में क्या होता है, जब किसी राग में सिर्फ 6 स्वरों का प्रयोग होगा और एक ही स्वर वर्जित हो जाए, शाढ़व 6। ठीक है, और संपूर्ण में क्या है, 7 स्वरों का प्रयोग हो, कोई भी स्वर जो है वर्जित ना हो। सातों के सातों स्वर का जब प्रयोग होगा तो वो संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। ठीक है, अब इन्हीं 3 जातियों से क्या हुआ, 9 उपजातियां उत्पन्न हुई। 9 उपजातियां कैसी, जैसे आपको पता है कि राग में आरोह भी होता है और अवरोह भी होता है। तो मान लो किसी राग के आरोह में तो लग रहे हैं 5 स्वर और अवरोह में लग रहे हैं 6 स्वर, तो जाति कौन सी हो जाएगी, ओढ़व, शाढ़व। ठीक है, तो इस आधार पे जो राग की है 9 उपजातियां मानेगी, इन्हीं 3 जातियों से ही उत्पन्न हुई हैं। अगर हम इसके करेंगे पेयर, तो ओढ़व, शाढ़व, ओढ़व, संपूर्ण, ये 3 हो गई। फिर शाढ़व, ओढ़व, शाढ़व, 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 संपूर्ण, फिर संपूर्ण, ओढ़व, संपूर्ण, शाढ़व, संपूर्ण, संपूर्ण। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। मान लो किसी राग के आरोह में 5 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में भी 5 स्वर का प्रयोग हो रहा है, तो इट मीन्स वो ओढ़व जाति का राग होगा। इसी तरीके से किसी राग में 5 स्वर लग रहे हैं और किसी राग में 6 स्वर लग रहे हैं। ओढ़व मीन्स 5 स्वर लगेंगे, शाढ़व मीन्स 6 स्वर लगेंगे, संपूर्ण मीन्स 7 स्वर। इसी तरीके से आप कंप्लीटली इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक मुझे कंप्लीट बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ फिर भी, कि ओढ़व जाति के रागों में 5 स्वर जो है लगते हैं, 2 स्वर आपके वर्जित होते हैं। इस शाढ़व में 6 स्वरों का प्रयोग होता है, 1 वर्जित होता है, और संपूर्ण में 7 ही स्वर का प्रयोग होता है, कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता। और इन्हीं 3 से जो है आपकी 9 उपजातियां बनी हैं। थैंक यू। ये टॉपिक जो है आपका अब कंप्लीट हुआ। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है 11th क्लास की। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी आगे से अच्छी सी वीडियो बना सकें। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगता है इसके ऊपर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।